नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई के बांद्रा बैंडस्टैंड से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं हिजाब पर विवाद की खबर के साथ। कर्नाटक हाई कोर्ट में पीड़ित लड़कियों का पक्ष रख रहे वकील ने कोर्ट में बताया कि केंद्रीय विद्यालयों के ड्रेस कोड में हिजाब को इजाजत मिली है। सिख छात्रों को भी उनके धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक छूट मिली है, लेकिन इस बीच शिवमोगा में हिजाब पर विवाद जारी है। पूरी रिपोर्ट देखिए। शिवमोगा के एक स्कूल से 13 छात्राएं लौट आई क्योंकि पहली बार उन्हें हिजाब के साथ क्लास में जाने से रोका गया। इनमें से कुछ के इम्तिहान भी छूटे। पहले भी ये सब हिजाब लगाकर ऐसे ही आती थी, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आज टीचर्स ने इन्हें रोक दिया। हम हिजाब नहीं उतारने दे सकते, इसलिए हम इन्हें वापस ले जा रहे हैं। छात्राएं ही नहीं बल्कि शिक्षकों को भी स्कूल के बाहर ही हिजाब उतारना पड़ा। कोर्ट के आदेश से क्लासरूम के अंदर धार्मिक पहचान वाले कपड़ों पर रोक है। इधर कर्नाटक हाईकोर्ट में 3 जजों की बेंच में सुनवाई के दौरान हिजाब समर्थक पक्ष की तरफ से उनके वकील देवदत्त कामथ ने दलील दी कि केंद्रीय विद्यालयों के ड्रेस कोड में हिजाब शामिल है। सिख छात्रों को भी पगड़ी की इजाजत दी गई है। जिन लड़कियों का वो पक्ष रख रहे हैं वो प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज की सेकेंड ईयर की छात्रा हैं और इससे पहले उन्हें हिजाब पहनने से किसी ने नहीं रोका था। कानूनी दांवपेच में उलझे हिजाब मामले पर फिलहाल कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है, लेकिन विवाद बढ़ता जा रहा है। हिजाब पर रोक की वजह से कुछ लड़कियां स्कूल से वापस लौट आई। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश रंग लाती नजर आ रही है। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। आजाद भारत में सबसे बड़े बैंक घोटाले के मामले में सीबीआई की जांच को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही एसबीआई को लेकर भी कई सवाल है कि आखिर इतने सालों के बाद उसने शिकायत क्यों की। ये पूरा घोटाला 22,882 करोड़ का है। 22,842 करोड़ के बैंक के घोटाले के मामले में शिकायत करने वाला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और केस दर्ज करने वाली सीबीआई दोनों ही सवालों के घेरे में हैं। मामला 2012 में ही सामने आ गया था, लेकिन एसबीआई ने पहली शिकायत 8 नवंबर 2019 को की। वहीं सीबीआई ने पहली शिकायत पर मार्च 2020 में एसबीआई से कुछ स्पष्टीकरण मांगे। एसबीआई ने स्पष्टीकरण के साथ अगस्त 2020 में एक नई शिकायत दी, लेकिन सीबीआई ने तकरीबन 18 महीने बाद 7 फरवरी 2022 को केस दर्ज किया। सीबीआई खामोश है, जबकि एसबीआई ने शिकायत पर सफाई दी है। The banks restructured the debt. जिन कंपनियों ने बैंक लोन लिया उन्हें बैंक लोन चुकाने के लिए ज्यादा वक्त दिया गया, लेकिन शिपिंग इंडस्ट्री भी उसी समय मंदी रही। इसलिए जो वक्त दिया गया उस समय कंपनी ये नहीं कर पाई और 2016 में अकाउंट को एनपीए घोषित कर दिया गया। 2013 से कई बैंकों ने कंपनियों को बचाने के लिए एनपीए को पुनर्गठित करने की कोशिश की, जिसकी वजह से इन खातों को फ्रॉड माना जा रहा है। गुजरात की कंपनी एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड और एबीजी इंटरनेशनल लिमिटेड को 28 बैंकों के कंसोर्टियम ने कर्ज दिया था। एसबीआई के बैंक अफसरों की माने तो कंपनी की माली हालत खराब होने की वजह से नवंबर 2013 में उसका खाता एनपीए हो गया। कंपनी को उबारने की कई कोशिश हुई, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद कंपनी का फॉरेंसिक ऑडिट कराया गया, जिसकी रिपोर्ट 2019 में आई। इस कंसोर्टियम की अगुवाई आईसीआईसीआई बैंक कर रहा था, लेकिन सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक होने के नाते एसबीआई ने ही सीबीआई में शिकायत दर्ज कराई। बैंकों को 22,842 करोड़ का नुकसान हुआ, जिसमें सबसे ज्यादा 7,089 करोड़ का नुकसान आईसीआईसीआई बैंक को हुआ। इस मामले में सीबीआई ने 12 फरवरी को मुंबई, पुणे, सूरत और भरूच समेत 13 जगहों पर छापेमारी की, जिसमें कई दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक सबूत बरामद हुए। जांच में यह भी साफ हुआ कि सभी आरोपी देश में ही हैं। इस मामले में सरकार का कहना है कि घोटाला यूपीए सरकार के समय हुआ। जैसे ही ये सामने आया, कार्रवाई की गई। It's benefit of hindsight which tells you on 1st January 2014 you could have straight gone to CBI itself.
You may suggest that. But this is not for us to sit here and very quickly ask questions based on all that we've read in newspapers or based on all that, let us say, even the SBI has released in its press note. There are very serious thinking, professional banking people who are sitting and looking at it. They're not doing it for anybody's sake. They're doing it for proper professional conduct. So I think we should allow that to have its full play. इस मामले में आरोपी एबीजी इंटरनेशनल लिमिटेड, उसके सीएमडी ऋषि कमलेश अग्रवाल और तत्कालीन डायरेक्टरों में संथाना मुथुस्वामी और अश्विनी कुमार हैं। कंपनी गुजरात के दहेज और सूरत में पानी के जहाज बनाने और उनकी मरम्मत करने का काम करती है। अब तक कंपनी 165 जहाज बना चुकी है। कुछ साल पहले पंजाब नेशनल बैंक में करीब 13,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था, जिसमें मुख्य आरोपी नीरव मोदी और मेहुल चौकसी हैं, जो कि देश के बाहर हैं और सरकार उनको अब तक भारत नहीं ला पाई है। ये घोटाला उससे दुगना है। लेकिन राहत की बात यह है कि इस मामले में सभी आरोपी देश में ही हैं। अब देखना होगा कि सरकार उनके खिलाफ किस तरह से कार्रवाई करती है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। महाराष्ट्र सरकार में शामिल कांग्रेस और एनसीपी में एक बार फिर से तनाव दिख रहा है। राज्य में होने वाले महानगर पालिका चुनाव से पहले दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पार्टियों के पार्षद को अपनी पार्टियों में शामिल कर रही हैं। कांग्रेस का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में और भी नेता उनकी पार्टी में शामिल होंगे। रविवार को महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने परभणी जिले के सेलू नगर परिषद के कई नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल किया। इनमें से ज्यादातर एनसीपी से जुड़े बताए जा रहे हैं। कांग्रेस के इस कदम को बदला माना जा रहा है, क्योंकि जनवरी में एनसीपी ने मालेगांव महानगर पालिका से कांग्रेस के 28 पार्षदों को अपनी पार्टी में शामिल किया था। सबको अपनी अपनी पार्टी को डेवलप करने का अधिकार है और वो काम हम लोग कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से जो समन्वय होना चाहिए कि भाई किसके लोग लेना है कि नहीं लेना, लेकिन जो किया गया नहीं था लास्ट टाइम, तो हमने उसी समय कहा था कि भाई उनने शुरुआत की, हम जब शुरुआत करेंगे तो उनको पछताना पड़ेगा। कांग्रेस और एनसीपी के बीच तनाव के कई मामले आ चुके हैं। गोवा विधानसभा चुनाव कांग्रेस और एनसीपी अलग अलग लड़ रही हैं। बीएमसी चुनाव में एनसीपी और शिवसेना साथ में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, जबकि कांग्रेस अलग से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। सोमवार को एनसीपी में भी दूसरी पार्टियों के लोग आते रहे। नवाब मलिक का कहना है कि कांग्रेस का दावा गलत है। बहुत सारे लोग हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हो सकता है कि कुछ लोग हमारी पार्टी से कांग्रेस में जाते हो, लेकिन जो हमारी पार्टी में नहीं वो राष्ट्रवादी से कांग्रेस में गए, ये दावा ठीक नहीं। एनसीपी और कांग्रेस के बीच चल रहे विवाद पर बीजेपी ने महाराष्ट्र सरकार को घेरने की कोशिश की। केवल और केवल वसूली का हिस्सा अपने दल को मिले, क्या उसी के कारण ये तीनों दल सत्ता साझा कर रहे हैं? यह पूरी तरह से महाराष्ट्र की जनता के साथ ये धोखा है। आने वाले कुछ महीनों में होने वाले महानगर पालिका चुनावों से पहले सरकार के भीतर शामिल पार्टियों के बीच ही चल रही इस रस्साकशी का क्या महाविकास आघाड़ी पर असर पड़ेगा, ये देखना अहम होगा। मुंबई से प्रवीण जिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पूर्व सीईओ और एमडी हिमालय में रहने वाले एक योगी के साथ कर रही थी गोपनीय जानकारी साझा। पूरी खबर आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सिटी सेंटर शो। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पूर्व सीईओ और एमडी चित्रा रामाकृष्ण हिमालय में रहने वाले एक अज्ञात योगी के साथ कई सालों तक ईमेल के जरिए बिजनेस और स्टॉक मार्केट की कई गोपनीय जानकारी साझा करती रही। ये बात खुद चित्रा ने सेबी की जांच में कही है, ये खुलासा किया है। अब इसको लेकर जो स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट्स उनका कहना है कि ये इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला हो सकता है और इसको लेकर हाई लेवल इंक्वायरी की जरूरत है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पूर्व सीईओ और एमडी चित्रा रामाकृष्ण अपने आर्थिक फैसले किसी अज्ञात गुरु के कहने पर कर रही थी। उन्होंने मार्केट रेगुलेटर सेबी के सामने ये बात मानी है। उनके खिलाफ धांधली के आरोपों की जांच चल रही है। सेबी द्वारा पूछताछ के दौरान चित्रा रामाकृष्ण ने माना है कि उन्होंने हिमालय में रहने वाले एक अज्ञात योगी के साथ
कई साल तक गोपनीय जानकारियां साझा की। वे इससे बिजनेस, स्टॉक मार्केट और एनएसई से जुड़े मसलों पर निर्देश भी लेती रहीं। सेबी की जांच के मुताबिक ये शख्स चित्रा के एडवाइजर और एनएसई के ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर अरविंद सुब्रमण्यम का करीबी हो सकता है। जांच के बाद सेबी ने चित्रा पर 3 करोड़ और अरविंद सुब्रमण्यम पर 2 करोड़ का फाइन लगाया है। दोनों को कैपिटल मार्केट से 3 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से जब एनडीटीवी ने इस मामले में और जानकारी के लिए संपर्क किया तो उन्होंने प्रतिक्रिया देने से मना कर दिया। सवाल है कि ये योगी है कौन? क्या वाकई उसका कोई वजूद है या कोई और शख्स योगी बनकर ये खेल कर रहा था? यही नहीं, ये इनसाइडर ट्रेडिंग का भी मामला हो सकता है। एक ने ईमेल भेजी, आपने मिसमराइज हो गई। आई कैन अंडरस्टैंड कि चित्रा गोट मिसमराइज की भाई कोई ऐसी स्पिरिचुअल फोर्स है वो, लेकिन मेल जा रही है और उसका मेल का जवाब भी आ रहा है, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं मेल लैंड कर रही है। और आज की ज़माने में साइबर सिक्योरिटी में, साइबर क्राइम में ये बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए कि वो कहाँ से कहाँ मेल जा रही थी। पुलिस या साइबर सेल से इंक्वायरी और आगे होनी चाहिए योगी, अननोन योगी के बारे में अभी जरूर होने की उसकी जरूरत है, क्योंकि अल्टीमेटली ये तो पता लगाना पड़ेगा ना कि कौन ह्यूमन बीइंग था और उसने उस इंफॉर्मेशन को किस हद तक मिसयूज किया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पूर्व सीईओ चित्रा रामाकृष्णा के खिलाफ सेबी के फाइनल ऑर्डर से कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इस पूरे मामले की एक हाई लेवल इंक्वायरी करना अब बेहद जरूरी हो गया है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि अब तक की जांच में जो नए तथ्य सामने आए हैं, उन तथ्यों की आगे जांच के लिए सेबी कितनी जल्दी पहल करती है। दिल्ली से अशोक महाले के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। मुंबई के बांद्रा बैंडस्टैंड से पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।